नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि ज्योतिष उनके कार्यों में मददगार साबित हो सकता है। आज 10 अप्रैल 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि तृतीया है, वार शुक्रवार है और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। प्रमादी नाम का संवत्सर है, शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, बसंत ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 16 है, सावन माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। तृतीया तिथि रात्रि में 9:32 तक रहने वाली है। उसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात्रि में 9:55 तक है। उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सिद्धि योग 2:22 तक है। उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। करण वनिज दिन में 11:05 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:12 पर और सूर्यास्त 6:45 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर उन्हें देखें तो सूर्य मीन राशि में, मंगल मकर राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे दिन में 4:26 पर। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 11:05 से 9:32 तक है। आज गुड फ्राइडे है, संकट चतुर्थी व्रत है और चंद्रोदय जोधपुर में रात्रि में 9:38 पर हो रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:46 तक है। लाभ अमृता चौघड़िया 7:46 से 10:54 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:28 से 2:02 तक है और चर का चौघड़िया 5:11 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हों और फिर भी टाला जाना संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा तुला राशि के अंदर है। तुला राशि का चंद्रमा अपने मन को आनंद के लिए प्रेरित करना चाहता है, यानी उसके मन में ऐसी स्थिति आती है कि भी किसी तरह से चीज़ों का आनंद लिया जाए। और साथ ही साथ शनि, बृहस्पति, मंगल ये सब नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, लेकिन शुक्र, चंद्रमा तुला राशि के अंदर शुक्र की एक राशि में है और शुक्र जो है वो वृष राशि के अंदर अपनी दूसरी राशि के अंदर है। ये एक ऐसा योग बना रहे हैं जिसके अंदर कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा उपक्रम हमारे आसपास आ सकता है जो हमें थोड़ा आनंदित कर जाए। आज के दिन के अंदर थोड़ी खुशी दे जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी दे जाए, थोड़ा सकारात्मकता से हम सोच पाएं, थोड़ी कोई ऐसी उपलब्धि, कोई ऐसा कार्य जो हमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता से जुड़े। और अगर ऐसा नहीं है, कोई आसपास ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो हमें वो कार्य करने की फिर आवश्यकता है। हम जहाँ भी खड़े हों वहाँ सकारात्मक चीज़ों से जुड़ सकते हैं, थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों को आनंदित करने का प्रयास कर सकते हैं और एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं जिसमें लोगों के लिए कुछ सकारात्मक हो। इसके लिए प्रयास करने का दिन है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का साथ मीन राशि के अंदर ये स्थिति पैदा करता है जिसके अंदर आपको ये व्यवस्था मिले कि चीज़ें कैसे, अब बहुत कम दिन रह गए हैं सूर्य के मीन राशि में होने के। इसके मायने ये हैं कि कैसे आपने जो पिछले दिनों मीन राशि का सूर्य चाहता था कि आप अपने कार्यों को ईश्वरीय अध्यात्म के कार्य में लगाएं, पूरी छुट्टी, पूरा काम आपको ऐसा दे दिया कि आप चाहें तो पूरा का पूरा समय ही, पूरा महीना ही लगभग आप जो आराधना और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगा सकते थे, तो वो आपको मिला है। आपने कैसा कार्य किया उसकी समीक्षा और उसके फल देने का ये समय, उन पूरे कार्यों को किस तरीके से आप कर पाए, कितना अच्छा हुआ, कितना ठीक से कर पाए, इसका हिसाब लगाने का ये समय भी हो सकता है।
कि बुध के साथ सूर्य, ये आपके जो पुण्य आपके खाते में आने हैं उनको देखने की तरफ देख रहे हो कि क्या आपने साधना की थी, क्या आपको दिया जाए, क्या आपके लिए किया जाए, वो सब आप भी इस सब निराशा से निकल करके और आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों के प्रति सचेत होते हुए आगे की योजना बनाते हुए, जो भी योजनाएं अब इन दिनों आप बना रहे होंगे वो आगे आपके लिए कितनी लाभकारी हो सकती हैं। ये इकोनॉमी में भी बुध का यहाँ होना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कि इतने दिनों तक बुध सूर्य का मीन राशि में कि कोई व्यवसाय नहीं, बृहस्पति का नीच राशि में कोई व्यवसाय नहीं, शनि का साथ में बृहस्पति के होना कोई धन की उपलब्धि नहीं। ऐसे हर चीज़ से धन की अगर कमी देखें तो यहाँ बुध भी उसी के साथ में जुड़ता हुआ, तो कहीं धन के लिए प्रयत्न करने का नकारात्मक स्थिति ना आ जाए, इसका ख्याल करने की जरूरत है कि अति उत्साह या अति निराशा में कोई ऐसा काम कर बैठे जो नकारात्मक तरीके से चीज़ों को डील कर रहा हो। तो बहुत पॉजिटिव योजना बनाने का ये दिन है, इसको संभल के काम में लें। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्र में आज की औषधि दालचीनी की। दालचीनी एक सुगंधित मसाला है। दालचीनी का प्रयोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस मसाले की खास बात यह है कि इसे सिर्फ रसोई में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कई तरह की औषधि एवं रोगों के इलाज में भी दालचीनी का उपयोग होता है। रोम में मृत शरीर को आने वाली गंध को दूर करने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ने मसालों और जड़ी बूटियों की खोज में विशेष रूप से दालचीनी की तलाश के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। आज भी इस मसाले की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। दालचीनी के पेड़ की अंदरूनी छाल से दालचीनी मसाला तैयार किया जाता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए दालचीनी वरदान से कम नहीं है। यह शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को बढ़ा करके रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए शरीर की सहायता करता है। दालचीनी के सेवन से मानसिक सतर्कता में भी काफ़ी सुधार आता है। जो लोग मेंटली कहीं थोड़े दाएं बाएं कुछ स्थिति होती है, याददाश्त जिनकी थोड़ी कम होती है, रिफ्लेक्शन थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं, उसमें भी दालचीनी का बहुत बड़ा महत्व है। इस अद्भुत मसाले की मन भावन सुगंध सूंघने भर से दिमाग सक्रिय हो जाता है। ये पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे तंत्रिका का सामना कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में दालचीनी की चाय वरदान से कम नहीं है। यह आप में उत्साह और आनंद और मन की एक ऐसी अच्छी स्थिति आपको घर बैठे दे सकती है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप दालचीनी की चाय अपने सुबह की चाय के अंदर, सुबह के उसके अंदर अगर आप लें तो बहुत ही आनंद आपको प्राप्त हो सकता है। दालचीनी के विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ये दिल और उसके आसपास की धमनियों को नुकसान और संक्रमण से बचाने में बहुत प्रभावी होता है। दालचीनी में मौजूद विशेष तत्व शरीर के में कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकते हैं और ये LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम कर सकते हैं और HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को स्थिर रख सककर कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित करते हैं। तो दालचीनी सर्दी और फ्लू को ठीक करने या उससे राहत दिलाने में बेहद उपयोगी। गले में सूजन, खांसी को भी भी बहुत राहत दिलाता है। तो आप देखें कि कितनी उपयोगी चीज़ है। इसमें गठिया के दर्द को कम करने की भी क्षमता मौजूद है। दालचीनी चेहरे और शरीर पर दाने और मुहासों से छुटकारा पाने में मदद करता है। तो आजकल के बच्चे जो मुहासों को लेकर के बहुत तनाव में रहते हैं उनके लिए बहुत शानदार औषधि है। ये त्वचा की सतह तक रक्त और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसके साथ ये त्वचा की मृत कोशिकाओं को भी हटाकर उसमें चमक बनाए रखने की महत्वपूर्ण कार्य शरीर के अंदर करता है। तो आजकल के बच्चे जिन्हें अपने जो चेहरे और त्वचा संबंधी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक अवेयरनेस है, उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो औषधियाँ हैं, जो औषधियाँ नहीं मानते, मतलब क्योंकि आयुर्वेद ने तमाम औषधियों को हमारे खान पान और हमारे दैनिक जीवन में इस तरह शामिल कर दिया था कि जिससे हमें औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं हो। आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि आप बीमार ही ना पड़े,
आप इतने अपने अंदर आपकी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता इतनी बेहतर हो कि आपको दवा लेने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये कुछ औषधियाँ हैं, आज जैसे हमने इसकी बात करी, ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं जो अगर आप दैनिक अपने रूटीन में काम में लेते हैं तो आपको अपने मन को स्वस्थ रखने में, अपने विचारों को एक आनंदित रखने में, अपने आप को कहीं डल ना होने देने के लिए आप दालचीनी का उपयोग करें, इन दिनों भी करें, तो बहुत इसके चमत्कारी प्रभाव आप महसूस करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाग्यम में अब वक्त है सितारों के बारे में जानकारी लेने का। आज हमारे पास इस क्रम में कुंडली है महाश्वेता देवी की। महाश्वेता देवी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका थी। इनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। इनके पिता मनीष घटक एक कवि और एक उपन्यासकार थे और उनकी माता धारित्री देवी भी एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में आपने अपना जीवन शुरू किया और उसी रूप में नौकरी भी की। तत्पश्चात 1984 में लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता का पद छोड़ दिया और वहां से सेवानिवृत्ति ले ली। पिछले 40 वर्षों में उनकी छोटी छोटी कहानियों के 20 संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं और 100 उपन्यास के करीब उनके प्रकाशित हुए हैं। सभी बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुए हैं और उनकी कई रचनाओं पर फिल्म भी बनाई गई। इनके उपन्यास पर कल्पना आज़ादी ने फिल्म बनाई। साथ ही साथ इनके 1998 में फिल्मकार गोविंद निहलानी ने इन पर इनकी एक उपन्यास से फिल्म बनाई। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 1986 में पद्मश्री, 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में उनका स्वर्गवास हुआ। आज उनकी सूर्य कुंडली में जन्मकालीन ग्रहों नक्षत्रों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो कुंडली उनके उपलब्ध है उसमें सूर्य, बृहस्पति और केतु लग्न के अंदर है। इसके मायने क्या होते हैं? सूर्य कुंडली में सूर्य के साथ में बृहस्पति और केतु होने का मायने यह है कि व्यक्ति लगातार अपने श्रम को ज्ञान के माध्यम से जोड़े रखता है। यानी वो जो कार्य करते हैं व्यक्ति, वो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ये इस कुंडली की प्रथम विशेषता है। केतु साथ होने से इनके एक तरह से कहते हैं कि केतु जिस भी ग्रह के साथ होता है लगभग उसी रूप में उसको द्विगुणित कर देता है उसकी ताकत को। और यहाँ बृहस्पति के साथ केतु होने ने एक तरह से बृहस्पति की ताकत को दुगना कर दिया। यानी श्रम जो ज्ञान के क्षेत्र में हो रहा था वो दुगने श्रम से उन्होंने काम किया। ऐसा लगता था लोगों को कि महाश्वेता देवी ने जितना लेखन किया है अपने रिटायरमेंट के बाद, वो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इतना लिखा गया है उनके द्वारा। दूसरी बात यह है कि शुक्र का शनि के राशि में होना। शनि की राशि में शुक्र एक ऐसी स्थिति बनाता है मित्रों कि कलात्मकता स्थिरता ले लेती है। यानी कि जो कलात्मक भाव है वो जीवन का स्थिर भाव हो जाता है। व्यक्ति काल्पनिक तौर पर इतना बेहतरीन कल्पनाओं की एक रचना करता है, ऐसे दृश्यों की रचना करता है जो व्यक्ति को उसमें, अगर कोई व्यक्ति उसमें शब्दों के माध्यम से उतर जाता है तो उसे लगता है कि वो वास्तविकता को जी रहा है। यानी कि कहानी सच्ची अनुभव होती है, चाहे वो कहानी सत्य पर आधारित न हो तो भी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सभी लेखकों के लिए जो लेखन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए हो सकती है मित्रों, ये उनके लिए, उन कुंडलियों के लिए एक आधार कुंडली भी हो सकती है कि चंद्रमा और बुध दोनों साथ होना। जिस भी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा साथ होते हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसी भी लेखन क्षेत्र में बहुत ऊंची स्थिति पाते हैं मित्रों, क्योंकि बुध शब्दों का रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा भावनाओं का। जब शब्द और भावनाएं एक जगह पे आ जाएं तो वो लेखन के अंदर उन्हें बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त होती है। जो कलाकार हैं, चाहे फिल्म कलाकार हो, थिएटर हो, इनके अंदर जिनकी भी चंद्रमा और बुध की स्थिति एक साथ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी संवाद अदायगी के लिए भी जाने जाते हैं, शब्द विन्यास के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसा महत्वपूर्ण योग है। जिन कुंडलियों में भी आप बच्चों की कुंडली में देखते हैं, जिन भी ऐसे लोगों की कुंडली में ये योग देखें
जहां पर अभी प्रयास होना शुरू नहीं हुए हैं, या जिन कुंडलियों में जो प्रयास करना चाहते हैं और झिझक रहे हो इस बात से कि क्या पता उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो निश्चिंत हो सकते हैं। अगर बुध और चंद्रमा उनका अगर एक साथ है और योगकारी स्थितियों में है, तो फिर वो व्यक्ति शब्दों के क्षेत्र के अंदर ऊंची उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मंगल और शनि ये दोनों एक साथ होने ने लगातार श्रम साध्य बनाया उन्हें। जिस किसी भी कुंडली में मंगल और शनि साथ हो, मित्रों आप ये बात कैसे, या दृष्ट भी हो, तो व्यक्ति श्रम करने में पीछे नहीं हटते। वो लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपने कार्यों में बड़ी मेहनत लगाते हैं। और मेहनत किसी भी कार्य, ऊर्जा किसी भी कार्य की पहली चीज है। अगर आपके पास वो ऊर्जा नहीं है, आप कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी ऊंची आपकी सोच हो, कुछ भी आप विशिष्ट करने की क्षमता हो, अगर उसको लगातार करने की आप में क्षमता नहीं है, तो आप ऊंचाई नहीं पा सकते। और हर उस कुंडली में जिसके अंदर कंसिस्टेंसी आप देखना चाहें, लगातार प्रतिबद्धता आप देखना चाहें, उनमें मंगल और शनि का कोई ना कोई योग आप जरूर पाएंगे। तो जब कभी भी आप मंगल और शनि का योग पाएं, सिर्फ उस व्यक्ति को किसी एक खास कार्य क्षेत्र के अंदर आपको लगाने की आवश्यकता है। फिर वो राह पा जाए, एक बार उसको उस राह पे दृढ़ हो गया, उसको विश्वसनीय तरीके से ये तय हो गया कि वो उस चीज के अंदर आगे बढ़ सकता है, तो आप देखेंगे उसकी सफलता बहुत ऊंची होगी और बहुत निर्णायक होगी। ये नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर मैसेजेस व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपने सवाल और अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों का जवाब देने के प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी, नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।